नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो आप ऑलमोस्ट हर एक इंसान जो आज सुन रहा है वीडियो, जो देख रहा है वीडियो, उसको यूज तो करता ही होगा किसी ना किसी डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए या किसी लॉगिन के लिए। आज का टॉपिक है MFA 2FA। अभी लास्ट लाइन तो मैं बाद में बताऊंगा, जिसमें लिखा है अवॉइड SMS OTP, वो क्यों मैंने लिखा है। MFA क्या होता है, 2FA क्या होता है? इट्स मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और 2FA डुअल फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मतलब या तो मैं आप अपने घर में एक ताला लगाएं अपने मेन गेट पे, वो तो आपने एक मेन गेट जो मान लीजिए आगे, पहले आपके घर के आगे गेट है, उस गेट पे ताला लगा है, वो गेट ताला खुलता है, फिर उसके बाद आप वरांडे में आते हैं, गार्डन में आते हैं, उसके बाद आपका मेन गेट जो अंदर घर के अंदर घुसने का एक और दरवाजा है, उसको आप उसकी भी एक चाबी से आप दूसरा ताला खोलते हैं। तो आप अपने घर में घुसने के लिए आपने कितने ताले खोले? 2 ताले खोले। यही तरीका अपनाया गया है एप्लीकेशंस में। जो लोग ये चैनल, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे वीडियो का मेन मोटिव, मेन उद्देश्य ये है कि सबसे सिंप्लीफाई तरीके से, सिंपल तरीके से कोई भी टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के कंसेप्ट को आज आप तक पहुंचाया जाए, बेसिक डेली एग्जांपल्स लेकर के, जिससे आप उन चीजों को समझ सकें, उन्हें याद रखने की जरूरत ना पड़े, आप उनको समझ सकें और अपने जिंदगी में उस चीजों को यूज कर सकें, अपने पढ़ाई में अपने लोगों को साथ में बताएं। इसलिए ये चैनल में आप एक स्पेशल बात, एक यूनिक बात ये पाएंगे कि जितना सिंप्लीफाई किसी टॉपिक को करा जा सकता है, हम वो कोशिश करते हैं। तो अब डेफिनेशन पे आते हैं। जो हमने बताया कि जी 2FA MFA मींस फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। अब ऑथेंटिकेशन क्या होता है? अब ऑथेंटिकेशन होता है हमारे, आप ईमेल पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं, इसे ऑथेंटिकेशन कहते हैं। जो आपके क्रीडेंशियल्स, जो कि यूजर नेम और पासवर्ड, जो आपके पास सिर्फ यूनिक तरीका है, जो आपकी चाबियां हैं एप्लीकेशंस की, टूल्स की, बैंक के लॉगिन की या किसी भी चीज की, वो जो चाबियां हैं वो यूनिक हैं। अब वो आप चूज खुद करते हैं, अपनी चाबी आप खुद बनाते हैं, अपना पासवर्ड आप खुद चूज करते हैं। अब लेकिन एक बात लोगों ने देखी ओवर द पीरियड, हम इंसान गलती कर जाते हैं और पासवर्ड किसी को दे देते हैं, या पासवर्ड हमारा हम कहीं कागज पे लिख लेते हैं जो कोई देख लेता है। अब अगर ये पासवर्ड किसी के पास चला जाए तो वो क्या करेगा? हमारा बैंक का पासवर्ड हो या हमारा ईमेल हो या कुछ भी हो, वो हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन लॉगिन करके देख सकता है। और ये सिर्फ बात इसी की नहीं है। आप अगर अपने मोबाइल पे लॉगिन करते हो तो आपका कोई वो कोड होता है, पास कोड होता है, या थंब इंप्रेशन होता है, या फिंगर इंप्रेशन होता है, जो बायोमेट्रिक कहते हैं। तो ये सब एक सिर्फ पासवर्ड ही काफी नहीं होता है। और ये सोचा लोगों ने तब जब ऐसे तरीके से बहुत सारे स्कैम्स होने लग गए कि लोग बैंक में, मान लीजिए मेरा पासवर्ड किसी के पास है और मैं बाद में किसी ने उसको यूज कर लिया, ट्रांजैक्शंस कर लिए, और मैं जाके बैंक के पास पहुंचा कि जी मेरा तो पासवर्ड मुझे नहीं पता, मैंने तो गलती से पासवर्ड किसी ने चोरी कर लिया, मैं नहीं जानता। अब बैंक ने क्या सोचा, भाई नहीं जी नहीं, अब अगली बात तो हम तो देखेंगे, हम आपसे एक और तरीका निकालेंगे जिससे हम ही पहचान लें कि आप ही थे। ऐसे लोगों ने खुद भी स्कैम कर दिया कि नहीं जी मैं नहीं जानता, मेरे तो पैसे चोरी हो गए। तो अब सही गलत पहचानने के लिए लोगों ने सोचा एक और लेयर कर लेते हैं, जैसे घर के ताले के दरवाजे के बारे में बताया था मैंने। तो अब आप पहली चीज अगर आप अब सोचिए कि आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मल्टी फैक्टर मींस एक से ज्यादा, एक तो यूजर नेम पासवर्ड हो गया आपका, एक से ज्यादा पासवर्ड्स या तरीके से किसी एप्लीकेशन में, आप कौन कौन सी एप्लीकेशन में एंटर करते हैं? जैसे मैं, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं, ईमेल है, सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स हैं, अकाउंट्स हैं, इन सब में यूजर नेम पासवर्ड तो है, लेकिन एक दूसरा तरीका है जो कि मेरे पास या तो कोड भेज देता है
ये डुअल फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब ही यही है, जो कि मेरे को एसएमएस पे कोड भेज दिया जाता है कि अच्छा ठीक है, आपने रजिस्टर करने वक्त आपका अपना फोन नंबर दिया था, तो हम आप पे उधर एक कोड भेजेंगे, जो कोड वहां आएगा वो आप वहां पे लिखिए, तभी हम मानेंगे कि आपका यूजर नेम पासवर्ड सही था, आप ही वही इंसान हो ऑथेंटिकेट करने के लिए। अब आप ईमेल पे लॉगिन कर रहे हैं मेरी, आपने यूजर नेम पासवर्ड तो आपके पास है मेरा पहले से, लेकिन फोन तो मेरे पास ही है। अब मेरे ईमेल पे लॉगिन करने के लिए आपको मेरा फोन भी चाहिए, आपको मेरा ईमेल का यूजर नेम पासवर्ड भी चाहिए, ठीक है। और ये तो सिर्फ ईमेल की बात हुई। बैंक के लिए ले लीजिए, बैंक के होते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं कि जी आपके पेट का नाम बताइए, ये बताइए, स्कूल का नाम बताइए, भाई का नाम बताइए, ये सब अलग अलग नाम होते हैं जो कि कहे जाते हैं कि आप उनको ध्यान रखिए, उनको बताइए, ताकि हम पहचान सके कि आप ही लॉगिन कर रहे हैं अपने अकाउंट में। तो मल्टी MFA मतलब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2 फैक्टर होता है ज्यादातर, 2 फैक्टर और 2 लेयर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन। और इसी बात में, इसी वीडियो में आप जानेंगे मैं इस बारे में ये क्यों कह रहा हूं कि आप SMS पे OTP जो होते हैं उनको अवॉइड कीजिए। जिन जिन एप्लीकेशंस में, जिन जिन चीजों में आप SMS पे OTP मंगाते हैं, कोई और तरीका निकालिए और उसे यूज करिए इंस्टेड ऑफ SMS पे OTP लेने के लिए। मैं बताऊंगा आपने इस वीडियो में। और अब आते हैं, जैसे 2FA तो मैंने बताया, दो फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया, अब वो मुझसे पूछता है कि इस नंबर पे आपको SMS कर रहा हूं, या आपके दूसरे ईमेल, सेकेंडरी ईमेल पे मैं एक और कोड भेजूंगा सेकेंडरी ईमेल पे। यहां कई सारी एंटरप्राइजेज में एक टोकन मिलता है जिसके नंबर्स ऑटोमेटिकली बदलते रहते हैं, उन्हें RSA टोकन समझ लीजिए। तो वो टोकन का पहले कोड डालिए, तब हम आपको बोलते हैं, आपको मानेंगे कि आप ही लॉगिन कर रहे हैं। बैंक्स, मेरे पास मुझे याद है HSBC बैंक ने जब मुझे आज से 10 साल 15 साल पहले मेरा एक अकाउंट खुला था, तो उसने मुझे एक टोकन दिया था जिसका नंबर बदलता रहता था, RSA टोकन, जो कि बैंक अपने ऑफिस में तो मैं यूज करता ही था VPN इन सब चीजों के लिए, लेकिन मुझे बैंक ने पहली बार दिया था। मैं बड़ा खुश था कि यार ये तो बड़ा ही सिक्योर बैंक है, सबको वो कोड वाली चीज भी दे रहा है ऑटोमेटिकली। हालांकि अब उसके और भी तरीके हो गए हैं। अब तो आपका फिंगरप्रिंट सेंसर्स लग गए हैं कि भाई आजकल YubiKey करके एक नाम की चीज आती है, YubiKey होती है, जो कि FIDO प्रिंसिपल पे काम करती है। इस बारे में आप अगर कुछ जानना चाहें तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। FIDO या YubiKey करके OAuth, जो कि गूगल और इन सब चीज़ों, फेसबुक के यूज़र नेम पासवर्ड जो कि यूज़ करके ऑथेंटिकेट किया जाता है। आप नॉर्मल यूज़र नेम पासवर्ड डालिए, उसके बाद हो सकता है OAuth हो, जिससे गूगल का भी यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया या फेसबुक डाल दिया, आता है कि आप लॉग इन विद फेसबुक, लॉग इन विद गूगल, लॉग इन विद ये वो, तो ये भी ऑथेंटिकेशन के तरीके हैं। हालांकि मेरे इस वीडियो में एक खास बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अब मैं बात करता हूं वो ये है कि डुअल फैक्टर, मल्टी फैक्टर, जो 2 लेवल, ये फायदेमंद है हमारे लिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि जो एक लेजिटिमेट आदमी, लेजिटिमेट इंसान ही उस एप्लीकेशन को लॉग इन कर रहा है। लेजिटिमेट का मतलब ये है कि वही सही आदमी जिसको लॉग इन करना था, जिसका अकाउंट है, जिसकी ईमेल है, वही लॉग इन कर रहा है। अब अगर मैं लेट्स से एप्लीकेशंस का भी आता है आजकल तो कई सारा, जैसे कि आपने ये लॉगिन किया है गूगल पे, अब आपको मोबाइल पे जा करके उस एप्लीकेशन पे ओके कीजिए, तब आप जा करके अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं, जो कि गूगल का सॉफ्ट ऑथेंटिकेटर होता है। आप एप्लीकेशन में ओके दबाएंगे, जिससे पता चलेगा, और आपके पास नोटिफिकेशंस आते हैं प्राइवेसी के, सिक्योरिटी के, ये सब तरीके हैं हमारे को सिक्योर रहने के, ऑथेंटिकेशन के तरीकों के लिए। अब आगे मैं और विस्तार से बताऊंगा, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट, अभी इस बारे में बात करते हैं कि SMS वाला OTP मैं क्यों कह रहा हूं कि उसको अवॉइड करके कोई और तरीके का OTP लिया जाए। OTP क्या होता है? 1 टाइम पासवर्ड, जो नंबर होता है, ज्यादातर अल्फा न्यूमेरिक कोड होते हैं। अब आपने यूजर नेम पासवर्ड तो डाल दिया, अब आप समझिए आप अपने बैंक की वेबसाइट पे जा रहे हैं, बैंक की वेबसाइट पे यूजर नेम पासवर्ड डाला, हैकर के पास पहले से ही है मान लीजिए,
अब क्या करेंगे, हैकर को आपका ओटीपी चाहिए बैंक अकाउंट में लॉगिन करने के लिए, ट्रांजैक्शन में लॉगिन करने के लिए, जो कि वो तो सिम कार्ड पे है, सिम कार्ड से मिलेगा, आप ऐसा नहीं मिल सकता। लेकिन अब आ रही है बात इंपॉर्टेंट, ये जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, जो SS7 अटैक लिखा है। SS7 एक प्रोटोकॉल होती है। अब ये प्रोटोकॉल होती है, ये फायदे के लिए यूज होती थी हमेशा। हर चीज जो फायदे के लिए यूज होती है उसको लोगों ने नुकसान के लिए भी यूज करना शुरू कर दिया है। हर जगह होता है वायरस, एंटीवायरस, हर चीजें ऐसी। तो अब आप ये सोचिए कि SS7 प्रोटोकॉल का दुरुपयोग क्या हुआ। पहले तो SS7 प्रोटोकॉल होती क्या है, ये यूज कहां होती है। अब आप जी बात कर रहे हैं मोबाइल पे, ठीक है, ये मोबाइल सिग्नल के लिए यूज होती है। अब आप गाड़ी चलती हुई जा रही है, आप फोन पे बात कर रहे हैं। आप पुराने जमाने में अगर आप कई सालों से फोन यूज करते हैं तो आपको पता चलेगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। कई बार ऐसा होता है, अरे जी सिग्नल नहीं आ रहा, मैं अभी जरा इस जगह पे पहुंचा हूं, ये जगह क्रॉस हो जाएगी, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं, क्योंकि यहां पे कॉल हमेशा कटती है। होता है आपके साथ। वो ऐसा ही क्यों होता है कि वहां क्या कुछ वो जैमर लगे हैं, ऐसा नहीं है। वहां पर सिग्नल की स्ट्रेंथ कम आ रही है। अब ये भी हम समझ गए, चलो जी सिग्नल की स्ट्रेंथ कम आ रही है, तो सिग्नल टावर कहां होती है। अब ये मान लीजिए ये हमारी एक सिग्नल की टावर है और ये हमारी दूसरी सिग्नल की टावर है, ठीक है जी। अब ये जो सिग्नल की टावर है ये सर्कुलर अपना सिग्नल फेंकेगी और जितने भी डायामीटर और उसने पूरे नीचे के एरिया में जहां तक सिग्नल फेंक पा रही है। अब ये आदमी चलता जा रहा है, इधर से इस टावर से क्रॉस करते 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 इधर आया और वो दूसरी आगे निकल गया। अब ये इस टावर का तो सिग्नल निकलता जा रहा है ना, तो सिग्नल वीक होता जा रहा है। तो अब जब एक इंसान गाड़ी में बैठा हुआ है, बाइक पे बैठा हुआ है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे चल रहा है, तो वो टावर तो हवा में एक ही जगह पे है, वो तो अपना सिग्नल एक ही स्ट्रेंथ से फेंक रही है। अब जितने दूर जाते जाओगे मेरा सिग्नल और वीक होता जाएगा, आवाज और कटती जाएगी। लेकिन जब मैं एक जगह से, एक दायरे से, एक सर्कल से क्रॉस कर जाता हूं तो फिर दूसरे दायरे में पहुंच जाता हूं जहां पर एक और सेल साइट, एक और टावर लगी हुई है, उसका सिग्नल आने लगता है। तो इसका मतलब मेरी कॉल नहीं कटती, पहले जमाने में कटती थी, क्योंकि ये प्रोटोकॉल और ये टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। अब ये होता है कि आप चलते रहिए, कॉल नहीं कटेगी, सिग्नल वीक और होता रहेगा लेकिन कॉल नहीं कटेगी। तो इसका मतलब ये होता है हैंड ऑफ। हैंड ऑफ होता है एक टावर से दूसरी टावर पे सिग्नल को फेंकना। मैं बात करता जा रहा हूं तो अभी टावर ए पे बात चल रही है मेरी, मेरा सिग्नल सबसे पास की टावर मेरी टावर ए है। अब उस टावर ए से सिग्नल पहुंचते पहुंचते टावर बी पे चला गया, क्योंकि मैं चल रहा हूं। ये कौन सी प्रोटोकॉल करती है, इस प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है रोमिंग में। जब हम एक टावर से दूसरी टावर में जाते हैं, वो एक कॉल को दूसरी टावर पे भेज देती है और वो बता देती है कि भाई ये है बंदा, इसके फोन नंबर पे आप कॉल को भेजते रहना, कटने मत देना। अब ये SS7 प्रोटोकॉल जो है ये एक्सप्लॉइट करी जाती है। आज तक इसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं है मार्केट में। अब क्या होता है इस प्रोटोकॉल के थ्रू, अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपको जानकर हैरानी होगी, क्योंकि इस प्रोटोकॉल के थ्रू लोग सिम कार्ड को स्पूफ करते हैं। अब सिम कार्ड स्पूफिंग क्या होती है, मेरे फोन में सिम कार्ड है, वो किसी को कैसे पता चलता है कि इस हैंडसेट पे, इस सिम कार्ड पे ही मेरी कॉल आनी है। मेरे सिम कार्ड का जो नंबर है वो टावर से कनेक्टेड रहता है, मैच रहता है, और पता है कि मेरा नंबर और सिम कार्ड का नंबर इस पे मैच्ड है और इस पे आना है, इस पे कॉल आनी है, इसलिए होता है। अब ये जैसे ही यही टावर वाला सिग्नल होता था, एक टावर से दूसरी टावर देने वाला, तब भी तो यही करते थे कि ये सिम कार्ड है, आप अगले पे ले लो। ये प्रोटोकॉल यही कर रही है। अब यही प्रोटोकॉल जब कर रही है, जब एक हाथ से दूसरे हाथ में सिग्नल जा रहा है, तो अगर कोई बीच में से कोई एकदम से झपट्टा मार के ये सिग्नल ले ले अपने पास, तो वो तो सिग्नल गया। ये वैसे ही होता है, हालांकि इसमें और थोड़े डीप डाइव टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है, लेकिन समझाने के लिए यही है कि जैसे ही ये सिग्नल ट्रांसफर वाली सिचुएशन आती है, या इस प्रोटोकॉल का जो फीचर है एक सिग्नल को ट्रांसफर करने का, वो फीचर को मिस यूटिलाइज करके हैकर लोग
अपने सिम कार्ड को आपका सिम कार्ड बना लेते हैं। अब भाई आपका सिम कार्ड है, वो मेरा सिम कार्ड बन गया, मतलब मेरे पास एक सिम कार्ड है, उस पर आपके नंबर की कॉलें आने लग जाएंगी, क्योंकि वो मैंने स्पूफ कर लिया इस प्रोटोकॉल को यूज करके, एक्सप्लॉइट करके। अब ये समझिए, जब मेरे पास आपका सिम कार्ड की सारी चीजें, कॉलें मेरे सिम कार्ड पे आएंगी, तो ओटीपी भी तो मेरे पे आएगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि ओटीपी वाला जो मेथड है, इसको अवॉइड किया कीजिए। इसके बदले आप ऐसा कर सकते हैं कि आप चूज करें, मेरे ईमेल पे भेज दो डुअल फैक्टर दूसरा कोड, या मेरे को एप्लीकेशन वाला दे दो कि भी मोबाइल पे एप्लीकेशन है उस पे आप भेज दो, तो और दूसरे कई तरीके होते हैं, या कोई टोकन ले लो। इन सब चीजों के हिसाब से वो आपका बन जाता है डुअल फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब आता है कि ये जरूरी क्यों होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये होता है कि इससे, ये जैसे मैं पहले ही बता रहा था कि आपके पास एक तो चीज, पहले आपके पास पासवर्ड है, समथिंग दैट यू हैव, समथिंग यू आर, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आप ही लॉग इन कर रहे हो। थर्ड चीज समथिंग यू नो, तो इससे तो कंफर्म होगा ही कि जो लॉग इन कर रहा है वो आप ही हो, जो सिर्फ आप ही को पता है वो चीज। पासवर्ड भी आप ही के पास है, अंगूठा, उंगली, बायोमेट्रिक ये भी आप ही का है। तो निष्कर्ष ये निकलता है इन सब बातों से कि भले ही मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये बहुत ही यूजफुल मेथड है किसी भी लॉगिन और यूजर क्रेडेंशियल्स को सेव गार्ड करने के लिए, लेकिन इनको भी हैक किया जा सकता है हमारी लापरवाही की वजह से। क्योंकि अब वो लापरवाही होगी कैसे, वो भी होगा कि आपके पास कोई ईमेल या लिंक या कोई मैसेज या एसएमएस आएगी और आप उस पर क्लिक कर देंगे और आपके पास से इंफॉर्मेशन चली जाएगी। जहां आप ओटीपी यूज करते हैं एसएमएस वाला, उसमें और कोशिश कर सकते हैं कि उसको आप चेंज करके कोई एप्लीकेशन बेस्ड और कोई दूसरे तरीके का ओटीपी यूज कर सकते हैं, तो आप उसमें आप परिवर्तन कीजिए और अपने अकाउंट्स को, बैंकिंग को और सिक्योर बनाइए। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने कमेंट्स में मुझे ये सजेशन दीजिए कि आप किस किस तरीके के, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे आप वीडियोस देखना चाहेंगे। कोशिश हमारी यही है, यही बनी रहेगी कि आपको जितना ही सिंपल करके विस्तार से कोई सब्जेक्ट समझाया जा सके, बताया जा सके, जिसका आप उसका फायदा उठा सकें। और आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नए वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। धन्यवाद।